राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुलिस अपर निरीक्षक के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित किया। इस परेड समारोह में कुल 1582 प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें 618 महिला पदाधिकारी शामिल थी। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से सलामी ली और उत्तीर्ण पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के सामने राज्य व देश की सेवा करने की शपथ ली। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पर सभी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मांग के कारण ही बिहार में शराबबंदी आ पाई और उनकी बदौलत ही बिहार पुलिस आगे बढ़ पाएगी। मैं सबसे पहले जो पुलिस अवर निरीक्षक जिनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई देता हूँ। और आज इतने बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में सारी जानकारी अभी पुलिस अधिकारियों ने दी है और किस प्रकार से यहाँ पर ये पुलिस अकेडमी का निर्माण किया गया बिहार में। बिहार और झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं था बचा हुआ बिहार में और काफी कठिनाई थी। इसी को देखते हुए जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने यहीं पर पुलिस अकादमी का निर्माण हो ये निर्णय लिया और कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया। इसमें काफी समय लगा। कई बार जब सिर्फ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सिर्फ उसका शिलान्यास करने हम नहीं आए, उसके बाद कई बार हम देखने आए, बीच में काम ठीक से लोग नहीं कर रहे थे तो कई बार आकर के इसका निरीक्षण किया, देखा, अंतोगत्वा इसका काम शुरू हुआ और हमने कहा कि भाई ये लोगों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है तो इस काम को होना चाहिए। और पहले इन लोगों ने जो तय किया था पुलिस अकेडमी में तो उसके बाद भी हमने कहा कि भाई पुलिस का भी प्रशिक्षण यहाँ होना चाहिए और ये भी अब तय हो चुका है। अब उसमें 2000 महिलाओं की और 2000 पुरुषों की जो पुलिसकर्मी होंगे उन सब लोगों का भी यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस अकेडमी में किया जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो रही है और जो निर्माण कार्य पहले किया गया उसका विस्तार भी किया जा रहा है और इसको आकर के अनेकों बार और जो हमने सलाह दिया था कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए और जो अब निर्माण का कार्य हुआ है, अब यहाँ पर काम शुरू हुआ और जो इस अकेडमी में निरीक्षण का जो काम शुरू हुआ प्रशिक्षण का, तो आज जो आए हैं तो ये देखा है कि आज कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है। ये देख करके सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है, ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा
अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया, और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस ने भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था, ये 15 से पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की, और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में थी। और यहाँ पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है, और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। ब्रांड बिहार के सहयोग व मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के बैनर तले बुधवार को पटना में सुपर हीरो अवार्ड 2021 तथा राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा सम्मान 2021 के समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बिहार के श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी व बिहार व देश के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मौके पर बोलते हुए मंत्री ने उपस्थित डॉक्टरों का कोरोना काल के समय की गई सेवाओं के लिए धन्यवाद किया और बिहार द्वारा किए गए विकास पर चर्चा की। धन्य है आप लोग कि ये जानते हुए, भाई हम तो बाहर से सेवा कर रहे थे, हमको तो 24 घंटे हमारे 2 लड़के इस काम में लगे हुए थे। 100 से अधिक लोगों को देश के विभिन्न जगहों पर आपके जैसे महान लोगों से, देवता तुल्य लोगों को मिलकर बात करके मैंने लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराने का काम किया। बहुत लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, ठीक हो गए तो फोन भी किया। कुछ लोगों को चाहकर ना बचा पाए, इसका अफसोस मुझे अब भी है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, लेकिन आप धन्य हैं। आपको मालूम है कि मैं जा रहा हूं कोरोना पेशेंट से मिलूंगा, उसको देखूंगा, उसको छूंगा, उसका इलाज करूंगा। फिर भी देश के डॉक्टरों ने, साथ ही साथ पारा मेडिकल स्टाफ ने जितना मेहनत किया है वह अद्भुत है। मैं तो आईटी का भी मिनिस्टर हूं, दायित्व तो है मेरे पास। और कल ही मुझे कंट्रोल एस के लोग आए थे, हिंदुस्तान में पहला डेटा सेंटर बनाने वाले लोग जो हैदराबाद में बनाए, वो कल बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यहां 4G का सपोर्ट 94% से एबव है, और हैदराबाद में ऐसा नहीं होता है। वो आए, हम लोगों को बुला रहे हैं कि आप आइए, आप चलिए बिहार, परसेप्शन बदलिए। और कुछ लोग जो बार बार ये चर्चा करते हैं कि बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, उनको मैं थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं कि जिनका जिस क्षेत्र में एक्सपर्टी है वो तो काम करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। इस अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पहले भी शिक्षा में कई प्रयोग हुए और आयोग बने, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयास से विद्यार्थियों के जीवन बदलने वाली नीति को हम आज लागू कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों को उद्योग से जोड़ने का आह्वान किया और राज्य शोध और ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की। आज का दिन मेरे लिए तो अत्यंत प्रसन्नता का दिन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। भाई मोहन अभी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में, प्रयोग तो अनेकों हुए, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तड़फ थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, अगर एक पंक्ति में हम सोचें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा देने का लक्ष्य क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, अपने आप में संपूर्ण मानता हूं मैं उसे, उन्होंने कहा था, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी परलोक में भी, और मुक्ति का मतलब वो संपूर्णता प्रदान करे, जीवन की सारी आवश्यकताओं को व्यवहारिक रूप से भी पूरा करे, और जो अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का, मतभेद हो सकते हैं लोगों में, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में भी वो सहयोगी हो। एक और महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, उनने एक पंक्ति में कह दिया शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, इसमें सारी चीजें अंतर्निहित है। शिक्षकों के लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे 5C का मंत्र उन्होंने दिया था, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। अब ये इसके लिए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की ट्रेनिंग मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में भी हम इसी तर्ज पर राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे। ये फाउंडेशन सभी शासकीय विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन से ही स्थापित किया जाएगा। अपने संसाधनों को, अपने ज्ञान को शेयर करने की जरूरत है। मैं विश्वविद्यालय से यह भी आग्रह करूंगा कि उद्योगों के साथ भी मिलकर काम करो, कृषि के साथ, उद्योगों के साथ, यूनिवर्सिटी उद्योग भी जोड़े अपने साथ। उद्योगों की आवश्यकता समझते हुए भी हम अपने बच्चों को तैयार करें। तो विश्वविद्यालय ज्ञान की बात अगर करते हैं, कृषि से, उद्योगों से, हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए हमको, ताकि हम शिक्षा को और उपयोगी और सार्थक बना सकें। आज चूंकि नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ है, हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की यह प्रतिबद्धता है, मुख्यमंत्री के नाते मेरी प्रतिबद्धता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हर संभव उपाय आपके सहयोग से हम करेंगे और मध्य प्रदेश को इस मामले में अग्रणी राज्यों की पांत में ले जाके हम खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व ग्रेटर कैलाश विधायक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर एमसीडी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। विधायक के अनुसार विभिन्न विज्ञापन वाली जगहों पर जहां विज्ञापन लगाने का एमसीडी को किराया मिलता है, वहां ऐसा नहीं किया गया, जिससे 1 महीने के राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने निगम के नेताओं व विज्ञापन ठेकेदारों के बीच साठगांठ का भी दावा किया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली के तीनों नगर निगम जिसके अंदर भाजपा का शासन है, वो किस तरीके से 2640 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो उनको मिल सकता है, उसको भ्रष्टाचार के चलते भाजपा लूट रही है, उसके बारे में हम बता रहे थे। आज हम आपके सामने एक ऐसा सबूत रखेंगे जिस पे साफ हो जाता है कि सीधा सीधा भाजपा के नेता एडवर्टाइजमेंट वेंडर्स के साथ मिलीभगत करके एमसीडी को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और जनता के पैसे को लूट रहे हैं। और जिन एमसीडी की साइट्स के ऊपर 1 से 3 लाख रुपए किराया देके एडवर्टाइजमेंट लगती है, उसमें 1 रुपया भी दिल्ली की भाजपा जो है एमसीडी को नहीं दे रही है। ये मेरे सामने नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नवंबर 2020 के मिनट्स हैं। स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा है और उसके बाद मिनट्स में दिखाऊंगा आपको। एजेंडा के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये सिफारिश की थी कि क्योंकि कोरोना रहा दिल्ली के अंदर और लॉकडाउन रहा, इसलिए जिन जिन लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट के ठेके हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के ठेकेदार हैं, उनको कुछ महीने की फीस को पूरा माफ़ कर दिया जाए, लाइसेंस फीस को, कुछ महीने की 75% माफ़ कर दी जाए और कुछ महीनों में इसको मात्र 50% फीस को लिया जाए। और इसकी कुछ डेट्स जो हैं इस कमेटी ने निर्धारित की। आज मैं आपको एक कागज़ दिखा रहा हूँ जिसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो एजेंडा आया वो अलग था। भाजपा के नेता जो उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, छैल बिहारी गोस्वामी, जितना भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर छैल बिहारी गोस्वामी जी कर रहे हैं, ये छैल बिहारी गोस्वामी ने खुद अपने हाथ से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में चिट्ठी लिखी हुई है जिसमें उन्होंने एजेंडे से 1 महीना और आगे बढ़ा दिया और एडवर्टाइजमेंट वालों को लाइसेंस फीस को माफ कर दिया। इसके अंदर जो रिवीजन की उन्होंने 23-22 मार्च से लेकर जून तक थी, 7 जून तक थी, उसको उन्होंने 30 जून तक बना दिया। उसमें करीब 23 दिन बढ़ा दिए। 100% माफ़ी को इन्होंने करीब 23 दिन बढ़ा दिया। 75% माफ़ी को इन्होंने करीब 1 महीना बढ़ा दिया और 50% माफ़ी को इन्होंने फिर से 1 महीना बढ़ा दिया। और ये स्टैंडिंग कमेटी में पास नहीं हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी में कुछ और पास हुआ था। छैल बिहारी गोस्वामी ने चिट्ठी लिख के स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स को बदलवा दिया और पूरी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर करीब 1 महीने की एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का नुकसान जो है इन्होंने कराया है। और ये साठगांठ जो है वो इसलिए है कि आप भाजपा के एडवर्टाइजमेंट्स को जो है मुफ्त में लगाएं और इसके अवज में आपको जो पैसा करोड़ों रुपया एमसीडी को देना है उसको हम माफ़ करते चलेंगे। कल हमने आपको साउथ एमसीडी का दिखाया था, आज हमने नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन की चिट्ठी दिखाई है छैल बिहारी गोस्वामी की कि वो खुद डायरेक्टली स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मिनट्स तक बदलवाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी है। ये किसी तरीके से वैध नहीं है, मगर फिर भी मात्र एक चिट्ठी लिखने से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के रेजोल्यूशन और मिनट्स को बदला और करोड़ों। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज पंजाब पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने अकाली दल को बड़ा झटका देते हुए
अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवा को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा लिया। केजरीवाल आज खुद सेखवा के गांव पहुंचे थे और उनका हाल चाल जाना। इस अवसर पर बोलते हुए सेखवा ने कहा कि वह अपना शेष जीवन आम आदमी पार्टी को देंगे। पार्टी उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहे तो वह हमेशा तैयार रहेंगे। केजरीवाल ने बुजुर्ग अकाली नेता का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि सेखवा के आने से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी और उनके लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा। पंजाब में पिछले कुछ सालों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही आम आदमी पार्टी के इस दांव से पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबले के जो आसार थे वे और भी बढ़ गए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्होंने, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें अपना बच्चा समझ के अपना आशीर्वाद दिया और आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। हम पूरे दिल से सब लोग हम उनका अपने परिवार में स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें बताते रहें कि हमें कैसे क्या क्या काम करना है और जो मिशन हम लोग लेके चले हैं, हमारा मिशन है, जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने, हमारी नई नई पार्टी है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम नए नए लोग हैं, हम राजनीति में आए हैं देश का सुधार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए। जैसे दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, बिजली फ्री करी, पानी अच्छा करा, हमारा मिशन है कि हम ऐसा पंजाब बनाएं, पंजाब जो कि एक समय में देश का नंबर 1 सूबा होता था, हम एक ऐसा पंजाब बनाएं जहां पे अमन चैन हो, सुख शांति हो। इस मिशन को लेके हम लोग चले हैं और हम समझते हैं कि आज सेवा सिंह सेखवा जी हमारे परिवार में जो शामिल हुए हैं, हमारे इस मिशन को बहुत तेजी मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और मिलके हम लोग पंजाब को अच्छा बनाएंगे। मैं सब तो पहला केजरीवाल साहब का दिलों धन्यवाद करदा कि आज जो मेरे गृह विखे आए ने, उन्होंने आन के मेरा मान ਵਧਾਇਆ। मैं कोई स्पीच नहीं करनी, केवल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, कोई भाषण नहीं करना। इन्हां दा धन्यवाद करना इस करके कि पिछले 7-8 महीने तो मेरी सेहत ठीक नहीं सी, मैं अपने घर विच करीब बेड ते सां। अज इन्हां ने मैनू आण के हौसला दिता है, मेरी खबर लैण वास्ते आए आ, जदों कि मैं सच्चे दिल ना कह सकना कि अज तक मेरा इन्हां ते कोई एहसान नहीं। मेरी वक्री पार्टी सी, इन्हां दी वक्री पार्टी सी, लेकिन एक वो इंसान जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर होवे, इस देश का भविख होवे, वो बिना किसी गल दे एक साधारण जे व्यक्ति की खबर लैण वास्ते ओहदे घर पहुंचे, मैं समझना इहदे नालों महान बंदा और कोई नहीं। पटना मेडिकल कॉलेज स्नायु तंत्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर गुंजन कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सतर्कता के साथ जीवन जीना चाहिए। डॉक्टर कुमार ने राष्ट्र सर्वप्रथम टीम से स्नायु रोग सहित कई रोगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। विदित हो कि इससे पहले डॉक्टर गुंजन कुमार पटना एम्स में न्यूरो विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान स्थिति में 2021 में पूरे विश्व में स्नायु रोग का क्या हाल है, भारत में क्या हालत है? देखिए, स्नायु रोग एक ऐसा विभाग है जिसमें अभी भी जो पुराना और नया है दोनों का मिश्रण चल रहा है। इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनके सारे इसमें काफ़ी सारे सब डिविजन्स हैं, जैसे कि मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया, आपका एपिलेप्सी हो गया, हेडेक हो गया,
तो काफ़ी सारे जो स्नायु रोग विशेषज्ञ हैं वो इन सब पे काम कर रहे हैं। नई नई दवाइयाँ भी आ रही हैं, शोध बहुत सारा चल रहा है इसमें, और आगे हमें अनुमान है कि अगले 10 साल 15 साल में बहुत सारी नई दवाइयाँ या बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, मूवमेंट डिसऑर्डर, ये सब विषयों में नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। तो हमें लगता है कि आगे 10-15 साल में और भी बहुत सारा नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो भारत में स्नायु रोग का क्या प्रतिशत है वर्तमान में प्रतिवर्ष, या आगे फैल रहा है या फिर कम? नहीं, देखिए स्नायु रोग का जो है अभी धीरे धीरे अगर आप देखा जाए तो उसमें हम लोग माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, ये बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट 10 से मिर्गी भी आती है। हाँ, मिर्गी भी है। मिर्गी 2% पॉपुलेशन को मिर्गी होता है, जो कि कई बार लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसका ढंग से इलाज नहीं कराते हैं। हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, वो कम से कम 10 से 15% महिलाओं को और पॉपुलेशन को होता है। तो ये सब जो है, स्ट्रोक है जो पक्षाघात जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। उसके कारण बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। तो ये सारे न्यूरो के अंदर ही आते हैं। तो कैसे बचे कोरोना से? ये रोगियों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला चीज़ है कि कोरोना से जो हम लोग प्रिकॉशन मेंटेन करें, मास्क पहनना, ये सब करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण हो कोरोना के, कुछ भी हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि पक्षाघात या स्ट्रोक जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। जैसे जीपीएस हम लोग कहते हैं, नसों की बीमारी है, जिसमें आदमी के दोनों हाथ दोनों पाँव काम करना बंद कर देते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एडीएम है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देख रहे हैं कोरोना के बाद में। तो पहला चीज़ है कोरोना से बचाव कीजिए, और दूसरा चीज़ है कि अगर कोरोना होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके टेस्ट कराइए और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने से दूर रखिए। दोहे में किए वादे से मुकरा तालिबान। अफगान संकट पर सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने समझाई भारत की रणनीति। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पुलिस अधिकारियों का सत्ताधारी पार्टी की ओर झुकाव परेशान करने वाला चलन। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में होने वाली अनावश्यक देरी की रोकथाम के लिए सरकार ने किया नीतिगत बदलाव। हरियाणा के रादौर में अवैध कॉलोनियों में जिला नगर योजनाकार विभाग ने की कार्यवाही, अवैध निर्माण कार्य हटाया। दिल्ली सरकार ने खत्म की 450 गैर जरूरी शर्तें, एक पोर्टल पर मिलेगी 16 विभागों की सेवाएं। सीबीआई ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के संबंध में 9 मामले दर्ज किए। तमिलनाडु के सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में मिलेगा 7.5% कोटा, संसद में बिल पेश। कल्याण सिंह के नाम पर होगा बुलंदशहर के राजकीय मेडिकल कॉलेज व लखनऊ के कैंसर संस्थान का। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली का पहला कोरोना रैपिड रिस्पांस सेंटर ताहिरपुर में खुला। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस केंद्र का किया उद्घाटन। नहीं रहे महान बल्लेबाज और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर, 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।